ठीक है, सुप्रभात आप सभी को। आज जो है हम कक्षा 8वीं की जो है हिंदी की पाठ 3 बस की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे और ये जो पाठ है, ये हिंदी साहित्य के एक बहुत अच्छे जो लेखक हैं, व्यंग्यकार लेखक हैं ये, व्यंग्य लिखते हैं। यानी व्यंग्य जो है गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक हँसी-हँसी और मज़ाकिया अंदाज में अपनी जो है बातों को कहता है। इस जो है विधा को हम गद्य की इस विधा को हम व्यंग्य कहते हैं। तो हरिशंकर परसाई के जितने भी लेख आपको अगर पढ़ने को मिलें, तो आपको उन्हें पढ़ने में बहुत ही आनंद और बहुत ही हँसी आएगी। और इस बस की यात्रा के इस चैप्टर से, इस पाठ से हम ये जानेंगे कि कभी-कभी यात्रा करना हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव होता है, यदि तब जब जो संसाधन हैं, सड़कें हैं या बसें हैं, वो बहुत अच्छी हालात में हो और नई हो। लेकिन कभी-कभी अगर आपको ऐसे जगह पर सफ़र करने को मिले जहाँ सड़कें भी बहुत टूटी-फूटी हों और बस की हालत और टूटी-फूटी हो, बहुत खराब हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम सफ़र करने से हमें डर लगता है। तो इस पाठ में जो हम यही देखेंगे कि जिस बस से जो लेखक सफ़र कर रहे हैं और बस से सफ़र के दौरान उन्हें क्या-क्या समस्याएँ हुईं, यही इस पाठ में हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये जो पाठ है, परसाई जी की लिखी हुई सबसे अच्छी हास्य व्यंग्यों में से एक है, जिसे आप स्क्रीन पर देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पाठ का नाम दिखाई दे रहा है, बस की यात्रा। यहाँ पर फिगर में ही आप देख सकते हो कि बस की हालात कितने खराब हैं। बस की हालत पूरी तरह से जो है टूटी-फूटी बस है और इसी बस से जो लेखक को सफ़र करना है, लेखक का सफ़र का अनुभव कैसा रहा, हम इस पाठ के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। पाठ की शुरुआत हो रही है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पहली चीज़ कि बस का सफ़र हमेशा अगर दिन में अगर हम करते हैं तो उसका एक अलग तरह का फ़ायदा होता है कि अगर बस में कोई समस्या आए या रास्ते में किसी प्रकार की तकलीफ़ हो तो आप जो है, आप दिन रहते समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन जो रात वाले सफ़र होते हैं वो बहुत ही थोड़े-से खतरनाक जैसा होता है, थोड़ा-सा समस्यात्मक होता है। लेकिन समस्या इससे भी आगे क्या है कि पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी ये जो पूरी कहानी का जो प्लॉट है, ये मध्य प्रदेश राज्य के जिलों या उसके आस-पास की जगहों के ऊपर आधारित है। ये सारे जिन जगहों की हमने चर्चा की, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमें ये पता चल रहा है कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है और सुबह घर पहुँच जाएँगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। क्योंकि जब अगर आपको अपनी ड्यूटी पर जाना होता है, तो फिर आप ये समझौता नहीं करते कि नहीं बाद वाली बस देखेंगे, बाद वाली ट्रेन लेंगे, तो आपको जो है हर हाल में जाना होता है। इसी तरह से लेखक और उसके मित्रों को भी हर हाल में सुबह घर पहुँचना था, क्योंकि हम में से 2 लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। ये बहुत गहरी बात लिखी गई है, इसमें बता रहे हैं कि समझदार आदमी क्या कहते हैं कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रास्ते में बस कभी खराब हो जाए, तो हो सकता है आपको पूरी रात सड़क और उस खराब बस में ही बितानी पड़े। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोगों ने पूछा, क्यों भाई, क्या अगर रात शाम वाले सफ़र में क्या समस्या है? कहीं रास्ते में डाकू तो नहीं मिलते? तो किसी ने कहा, नहीं, बस डाकिन है। डाकिन डाकू का स्त्रीलिंग होता है, यानी कि बस ही आपको लूट लेगी, बस ही आपको परेशान कर देगी। जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि बस की जो हालत है वो कितनी टूटी-फूटी है। यहाँ आगे जब लेखक ने पहली बार बस को देखा, और आप भी देख सकते हो बस को देखते हुए कि इसकी हालत कितनी खराब है। तो लेखक ने जब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी,
वयोवृद्ध का मतलब बूढ़ी थी। बस कैसी थी? बहुत ही बूढ़ी थी और सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों के अनुभव के निशान का मतलब कि जगह-जगह उसमें स्क्रैच पड़े थे, वो लड़ी थी जगह-जगह, उसके बम्पर, उसका जो बोनेट या और डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स थे शरीर के, जो उसकी और अंग थे, वो टूटे-फूटे थे। तो जैसे कि हम वृद्ध लोगों को देखकर आदर भावना हमारे अंदर पैदा होती है, ठीक उसी तरह से लेखक ने बस को देखते हुए कहा कि जब मैंने बस को देखा तो मेरे हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि बस बहुत ही बूढ़ी थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग ये सोचकर उसमें नहीं बैठते कि भाई ये इतनी बूढ़ी है, कैसे हम लोग का लोड जो है खींचेगी। इसलिए जो है लोग उस बस में बैठने से क्या करते, थोड़ा-सा बैठने से मना कर देते। बस यह बस जो थी केवल पूजा के योग्य थी। पूजा के योग्य का मतलब हो गया कि चलाने के योग्य या चलने के योग्य नहीं थी। इसे बस किनारे चुपचाप बस स्टैंड पर खड़ा रहना चाहिए था। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक ये कह भी रहा है, विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है। उसे आश्चर्य भी हो रहा है कि इतनी पुरानी बस पे कैसे बैठा जा सकता है? आगे की पंक्तियों में बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार का मतलब होता है शेयर होल्डर, यानी कि उस बस कंपनी के हिस्सेदार जो थे, वो भी उसी बस से उस दिन जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, "यह बस चलती भी है?" वह बोले, "चलती क्यों नहीं है जी? अभी चलेगी।" हमने कहा, "वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये बस चलती भी है कि नहीं? अपने आप चलती है या?" अगला सवाल था लेखक का कि क्या ये अपने आप चलती है? जी, हाँ। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। यानी कि इतनी पुरानी ये बस है कि इसमें गियर लगाना, स्टार्ट होना, ये होगा कि नहीं होगा, इस तरह से देखा जाए तो हम ये कल्पना कर रहे थे कि ये बस खुद ही चलती होगी। हम आगा-पीछा करने लगे, यानी आगे-पीछे होने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, "डरो मत, चलो।" बस अनुभवी है, यानी बस को रास्तों का बहुत ज्ञान है और इन रास्तों से वो बहुत बार गुजरी हुई है। उसने रास्ते बहुत अच्छे से देखे होंगे। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय का मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। यानी कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि इस बस को आप नई बसों से ज़्यादा इस पर यकीन करो। क्योंकि ये बूढ़ी बस हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। देखिए यहाँ पर क्या व्यंग्यात्मक पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया हुआ है। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। ये भी एक व्यंग्यात्मक पंक्ति इसमें लिखी गई है कि जो हमें विदा करने आए थे उन्हें लग रहा था कि यार इस टूटी-फूटी बस में तुम घर जाओगे तो पता नहीं घर पहुँचोगे या किसी खाई या पेड़ से टकराकर तुम्हारा जो है कि अंत होने वाला है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मानो उनकी आँखें क्या कह रही थी कि आना-जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। यानी यहाँ पर एक बहुत ही आध्यात्मिक बात कहते हुए लेखक कहना चाहता है कि भई चाहे आप राजा हो या रंक हो या फ़कीर हो, कैसे भी हो, अगर आप इस सृष्टि में आए हो तो आपको मरना पड़ेगा और मरने के सबके तरीके अलग-अलग हैं, जिसकी जैसी मृत्यु होगी वैसी होगी। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी आदमी को इस सृष्टि से यहाँ से पलायन होने के लिए, यहाँ से अलग होने के लिए क्या एक बहाना चाहिए, तो हमें बहाना इस बस में मिल चुका है बैठने का। थोड़ी ही देर में भई इंजन जो है सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी इस पंक्ति से हमें पता चल रहा है कि भई जो बस है, ये इतनी ज़्यादा शोर कर रही है, इतना आवाज़ कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि हम बस में नहीं बल्कि बस के इंजन में बैठे हों। काँच बहुत कम बचे थे, यानी जो खिड़कियाँ जो लगी हुई थी, उसमें आधी से ज़्यादा खिड़कियों के शीशे जो थे, फूटे हुए थे और जो बचे थे, उनसे हमें बचना था। देखिए, यहाँ एक और व्यंग लेखक ने प्रयोग किया कि जो बचे थे, उन शीशों से हमें बचना था क्योंकि हो सकता है कि झटके लगने के साथ वे शीशे भी फूट जाएँ और हमारे चेहरे या शरीर पर गिर जाएँ। इसलिए हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ देख सकते हैं आप कि
फिगर में लेखक जो है किसी तरह बैठे हुए हैं, लेखक के मित्र भी बैठे हुए हैं और बस की सीटें भी पूरी तरह से टूटी-फूटी दिखाई दे रही हैं। किसी भी तरह लेखक और उसके मित्र बैठ चुके हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ पर देखिए फिर जो है लेखक ने एक चुटकी ली और ये कहते हुए वो कह रहे हैं कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन क्या था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो उसमें ये मांग रखी कि सभी भारतीयों को अंग्रेजों से किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, वो जो कहते हैं हमें उसका बिल्कुल उल्टा करना है और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, तो हमें जो है अपनी मर्जी से उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना है। तो यहाँ इस पंक्ति से लेखक का आशय है कि बस के जितने भी पार्ट थे, जितने भी पुर्जे थे, वो पूरी तरह से बस को सहयोग नहीं कर रहे थे। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, किस बात की? असहयोग करने की। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। बॉडी यानी बस का जो जिसमें अंदर हम बैठते हैं, पूरा उसका स्ट्रक्चर, पूरा उसका ढांचा। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखिए कितना अच्छा व्यंग्यात्मक तरीके से परसाई जी अपनी बात को कह रहे हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ हर पंक्ति में व्यंग है। अगर ध्यान से इसको समझो और अगर अपनी जो है समझने की कोशिश करो तो आपको हर पंक्ति को पढ़ने और सुनने के बाद जो है हंसी जरूर आएगी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ये प्रश्न पूछा गया है इस पाठ में भी कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि हर पेड़ को दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। यानी बस की हालत इतनी खराब थी कि मुझे यकीन नहीं था कि अगर अचानक में इसका ड्राइवर अगर ब्रेक मारना चाहे या मोड़ना चाहे तीखी मोड़ पर तो क्या ये बस मुड़ेगी या फिर जो है बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए झीलों में गिर पड़ेगी या पेड़ों से टकरा पड़ेगी। इसकी जो है किसी प्रकार की कोई गारंटी लेखक को नहीं दिख रही थी। एकाएक फिर बस रुकी। इतनी देर चलने के बाद बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं, क्योंकि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्योंकि वो बस के हिस्सेदार थे इसलिए अभी भी वो बस को सपोर्ट कर रहे थे, बस के पक्ष में ही बातें कह रहे थे और बस अब चल नहीं रही थी। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। यानी कि अब रात भी हो चुकी थी और बस बीचों बीच सड़क पर रुकी हुई थी और चांदनी रात में उस बस को देखने पे उसे जो है और उसको देखने पर दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक हार कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब ये बस अगर यहीं मर गई तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। ग्लानि का मतलब कष्ट, कष्ट होता है ग्लानि का मतलब। आगे देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली।
उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। ज्योति जाने लगी का मतलब है कि उसकी जो हेडलाइट थी, उसकी रोशनी भी अब कमजोर पड़ने लगी। अब आप समझ सकते हैं कि रात में अगर गाड़ी में हेडलाइट बहुत धीमी हो तो फिर जो है सफर जो है और कितना खतरनाक हो सकता है। चांदनी रात में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी बस ये कह रही है कि मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें ओवरटेक करूंगी या मैं तुमसे आगे निकलूंगी। इसलिए बस को अपनी क्षमता पता थी, इसलिए बस चुपचाप किनारे खड़ी हो जाती और अपने बगल से गुजरने वाली अन्य गाड़ियों को जाने देती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही, पुलिया का मतलब एक पुल, पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर करके बैठ गया। यानी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। यानी देखिए, यानी लेखक जब से पन्ना से चले हैं तब से बस में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हो रही हैं। लेखक और उनके मित्रों को इतनी तकलीफ हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, उन्होंने स्वेच्छा से ही इस बस को चुना था। सो लेखक को लग रहा कि भाई अगर बस स्पीड में होती और स्पीड की हालात में, तेज रफ्तार की हालात में अगर पहिया पंचर हुआ होता तो बस जो है उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मैंने कहा भाई गजब आदमी हो तुम, बड़े धन्य आदमी हो तुम कि भाई इतना तुम सब कुछ जानते हुए भी अभी भी इस बस की तारीफ कर रहे हो। मैंने श्रद्धा भाव से देखा, वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग की भावना का मतलब होता है किसी कि आप सब कुछ सर्वत्र जानते हुए भी इस बस को इतना मान रहे हो, इसकी सारी कमियों को आप जो है नजरअंदाज कर रहे हो, तो ऐसी भावना मिलना तो भाई दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी जानते हुए भी ये एक सुसाइड केस में, एक सुसाइड जो आत्मघाती तरीके की जो क्रियाविधियां होती हैं उसमें इस पर्सन को होना चाहिए था, उस व्यक्ति को होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। देखिए कितना अच्छा व्यंग्य यहाँ फिर लेखक ने प्रस्तुत किया है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। यानी जो स्टेपनी थी, जो अलग हर चौपहिया गाड़ियों में जितने भी चौपहिए वाहन होते हैं, चार पहिए वाहन, उन सभी में एक अलग से पांचवा टायर भी होता है ताकि आप जो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें लगा सके। लेकिन इस बस का जो दूसरा टायर था, यानी जो जो अगला टायर था, जो रिजर्व में जो सुरक्षित रखा गया था, वो भी नया नहीं था, वो भी घिसा हुआ था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि भाई जिस तरह से हर 10-15 किलोमीटर के बाद ये बस रुक रही थी, हर 10-15 किलोमीटर के बाद ये बस जो है असहयोग आंदोलन कर दे रही थी, तो हमें लगा कि अब हम पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी, यानी कि कभी भी हम पहुंच पाएंगे इस बात की भी अब कोई गारंटी नहीं। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। उस लोक को प्रयाण मतलब स्वर्ग लोक में चले जाना है, दूसरे लोक में चले जाना है। यानी इस बस का सफर क्या है, अनंत है, कभी खत्म ही नहीं होने वाला। और इस पृथ्वी पर इस बस की कोई मंजिल ही नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हमें लगा कि भाई अब बेताब, अब परेशान होने से और जो है तनाव लेने से कुछ नहीं फायदा होना है। हमें बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ जाएं, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ जाएं। यानी जैसा हम घर पे आराम से बैठते हैं, उसे चुपचाप हमें वैसे बैठ जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम सफर करते हैं और मंजिल नहीं आती या बस में समस्या आती है तो हम ड्राइवर से कहते हैं ना कि अरे भाई थोड़ा जल्दी चलाओ, थोड़ा जल्दी पहुंचाओ, कितना धीरे चला रहे हो। लेकिन यहाँ बस की हालत इतनी खराब थी कि हम ड्राइवर को ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम तेज चलाओ। और अब हमें लग गया भाई
कि होई सोई जो राम रचि राका। अब भाई वो होगा वही जो भाई प्रभु की इच्छा है। अगर प्रभु चाहेंगे तो हम अपने घर पहुंचेंगे, नहीं तो इस बस में ही अपनी पूरी जिंदगी अब लगता है बिताने वाले हैं। चिंता जाती रही, हम इस बात का अब जो है चिंता हमने करना छोड़ दिया कि भाई बस जब पहुंचेगी तो पहुंचेगी, और हंसी मजाक चालू हो गया। तो इस तरह से ये पाठ जो है, ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। मैंने जैसा कि शुरू में ही आपसे कहा कि अगर परसाई जी के आप जितने भी जो है गद्य खंडों को पढ़ोगे, आपको बहुत आनंद और बहुत हंसी और जो है बहुत प्रसन्नता मिलने वाली है। और ये एक बहुत अच्छे जो है व्यंग्यकार हैं। इनकी इनकी जो अधिकतम जो रचनाएं हैं वो व्यंगों में लिखी हुई हैं। और इस प्रकार से आपका ये पाठ जो है समाप्त होता है। इसके प्रश्नों को भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए अभी ये एक-एक लाइन जो भी हमने लिखा हुआ है, ये सारे प्रश्न जो हैं आपको आपकी पुस्तक में मिल जाने वाले हैं। आपको बस एक बार फिर से इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आप स्वयं ये देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा चैप्टर था, और कितने अच्छे तरीके से लेखक के मनोभावों को पूरी तरह से व्यक्त करने की कोशिश की थी। तो जहाँ तक मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लेसन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, और जितना इसमें जो हास्य है, जितना इसमें जो व्यंग है, वो आपने जो है देखने की और समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार से इस पाठ का जो होता है अंत होता है। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस पाठ का भरपूर आपने आनंद लिया, और इसे आप स्वयं भी एकांत में पढ़िए और आनंद लीजिए। अब आपको जो है किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। हम्म। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए चलाया था। ठीक है, उसमें उन्होंने बता दिया था कि हम अंग्रेजों से किसी प्रकार का सहयोग नहीं करने वाले। अगर हम डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, अगर हम वकील हैं तो कचहरी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि सारे काम हम भारतीय ही कर रहे थे और वो हम पर राज कर रहे थे। तो एक तरह का ये स्ट्राइक था। ठीक है, तो उसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। और कोई सवाल? हम्म। नहीं बेटा, गांधी जी का पाठ नहीं है। लेखक ने गांधी जी के उस आंदोलन को इसमें इस्तेमाल किया है, उन शब्दों का इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को हंसी आए कि आंदोलन में, सहयोग आंदोलन में जैसे लोगों ने सरकार को आंदोलन के तहत जो है सहयोग करना छोड़ दिया, वैसे ही लेखक क्या बता रहे हैं कि बस का कोई भी पुर्जा बस के बाकी पुर्जों से सहयोग नहीं कर रहा था। यानी स्टीयरिंग अलग हिल रही थी, बस अलग कांप रही थी, सीट अलग हिल रही थी, बॉडी अलग हिल रही थी, शीशे अलग, खिड़कियां अलग हिल रही थी। यानी कि जब भी आप एक नई बस में सफर करते हो तो क्या देखते हो कि बस एकदम अच्छे से चलती है, मस्त चलती है, सुंदर सुंदर स्पीड से चलती है, और उसके सस्पेंशन सॉकर सब मजबूत होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, बस पूरी इतनी कबाड़ हो चुकी है कि बस का किसी पार्ट से किसी पार्ट को कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसके हम्म। अब खुद ये मजाक है, मजाक कर रहे हैं, बस खुद चलती है क्या? तो यहाँ मैंने पहले बताया कि इसमें पूरा मजाक लिखा हुआ है, सिर्फ हंसने हंसाने की बातें ही की गई हैं। कि उसने क्या कहा, बस ने कहा कि भाई अगर ये बस इस जंगल में मर जाएगी तो हमें इस बस का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो बताइए, बस का अंतिम संस्कार होता है? लेकिन लेखक क्या कह रहा है कि बस अगर जंगल में मर गई। हम्म। बस में, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सविनय असहयोग, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। कि बस में सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब हो गया कि बस में कोई पार्ट किसी पार्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा था, सीट अलग उछल रही थी, स्टीयरिंग अलग हिल रहा था, ब्रेक अलग कांप रहे थे। ठीक है, इसे ही असहयोग आंदोलन बोलते हैं। जब आप 8वीं में आ चुकी हैं लेकिन आपको अब तक असहयोग आंदोलन के बारे में नहीं पता है। और कोई सवाल? ओके, ठीक है, तो आप इस पाठ के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा।
इसके प्रश्न बड़े सीधे और सरल हैं, आपको सीधे डायरेक्ट लाइन में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको मिल जाता है कि नहीं। ओके, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट ओवरिंग द क्लास, आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास। अब क्लास खत्म हो रहा है, आप अपना उसके उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके। और बाकी अपने जो मित्र हैं उनसे पूछिए क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते, क्या आपसे उनसे बात नहीं होती क्या? ऐसे तो क्लास में आप लोग बड़े दोस्ती की कस्में खाते हैं, मेरा दोस्त मेरी सहेली, और ऐसे आप क्या पूछ नहीं सकते उनसे कि क्लास 16 बच्चे इनरोल्ड हैं और साथ ही लोग रहे हैं, बाकी के 7-8 लोग कहाँ हैं भाई? तो आप उनको कॉल करिए, उनके फादर से बात करिए कि भाई देखिए आज एक चैप्टर उनका छूट गया कि नहीं छूट गया। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। कारण ये आता है कि वो जानता था कि बस की हालत बिल्कुल खराब है, लेकिन फिर भी वो उस बस में सफर कर रहा था। यानी हम तो अनजाने में बैठ गए थे, हमें तो नहीं पता था कि बस में क्या प्रॉब्लम है। वो कंपनी का हिस्सेदार था, उसे पता था कि इसकी टायर खराब है, इसका इंजन खराब है, इसका सब चीज टूटा फूटा हुआ है। यानी सब कुछ जानने के बावजूद भी वो बस में बैठा था। इसीलिए मुझे उसके प्रति बहुत श्रद्धा भाव आया कि भाई ये क्या महान आदमी है, ये एकदम मरने जानता है कि इसमें बैठने का मतलब मरना होता है और ये चला आया है, तो ये बहुत ही महान आदमी। आया समझ में? यानी कि तुम कोई चीज जानती हो, अगर तुमसे कहे कि ये ऐसा है, सिद्धि इस बस में बैठ जाओ, एसटी बस में, ये रास्ते में जाते ही पंचर हो जाएगी, नाले में गिर जाएगी, इसका स्टीयरिंग टूट जाएगा, तो तुम उस बस में बैठोगी? नहीं बैठोगी। लेकिन वो हिस्सेदार ये सब जानता था कि बस पूरी तरह खटारा है, पूरी तरह कबाड़ है, लेकिन फिर भी वो बैठ गया था। यानी उसकी जगह पर अगर हम होते तो इस बस को कभी छूते भी नहीं, बस में पैर भी नहीं रखते। लेकिन बस की सारी बीमारी जानने के बावजूद भी ये बस में बैठ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि महान तो है ये, बहुत महान है। ठीक है, ठीक है। तो आप जब भी आपको समय मिले एकांत में इस लेसन को एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और इसके प्रश्न उत्तरों को आप ढूंढ ढूंढ कर लिख डालिए। ठीक है, ओके देन आई एम जस्ट गोइंग टू ऑफ दिस क्लास। बेस्ट ऑफ लक। बाय।